भूकंपों के अध्ययन के आधार पे हम लोगों ने ये पता लगाया कि पृथ्वी 3 संकेतनीय परतों में बटी है, जिसमें 2 लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया बेटा। एक योगदान था मोहो का और एक योगदान था गुंटेनबर्ग का। तो 2 अशांत तथ्य या 2 सीमाएं हम लोगों को मिल गई। तो इनको अलग से थोड़ा लिखेंगे बेटा, है ना। तो एक है मोहो अशांत तथ्य यानी डिसकंटिन्यूटी, और एक क्या है बेटा, गुंटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यानी 3 परतें हैं तो 2 संधि मिल गया, लेकिन फिर एक एक को बांटा गया बीच बीच में। तो हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं बेटा, चर्चा आपसे हुई है, लिख ले, नोट बना के लिखिए। मोहो अशांत तथ्य, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मेंस में जो जीएस में क्वेश्चन आएगा इस इलाके से आ सकता है, थोड़ा उस डायमेंशन में भी 10 मिनट बात कर लेंगे आपसे, है ना बेटा। पहला मोहो अशांत तथ्य, डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में अशांत तथ्य लिखेंगे, इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी लिखेंगे। लिखें, मोहरोसविक ने यह ज्ञात किया कि, मोहरोसविक वैज्ञानिक का नाम है, ने ज्ञात किया कि भूपटल तथा भूप्रवार के मध्य, भूपटल तथा भूप्रवार के मध्य एक संक्रमणशील क्षेत्र है, ट्रांजिशनल एरिया है। एक संक्रमणशील क्षेत्र है जहां भूकंप की तरंगों का स्वरूप तथा गुण परिवर्तित हो जाता है। उन्हीं के नाम पर इस संक्रमणशील क्षेत्र को, उन्हीं के नाम पर इस संक्रमणशील क्षेत्र को मोहो अशांत तथ्य कहा जाता है। इस संक्रमणशील क्षेत्र को क्या कहा जाता है बेटा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, जैसे आप अगर मुख्य परीक्षा के लिए जाओगे, ऐसी बात है, जाना ही होगा ना बेटा। अच्छा, नहीं जाने के इरादा है, देखो एक दिन तो आखिरी मंजिल वही है बेटा, है ना। इधर का छटपटाना तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक दिन अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको मेंस भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा। अगर नौकरी पानी है तो, और नहीं पढ़ाई पढ़ाई ही करते रहना है तो बात ही खत्म करो। लेकिन मुझे लगता है आप अगर इस फील्ड में जुड़े हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी आखिरी मंजिल वही है कि मुझे नौकरी चाहिए। कि आखिरी मंजिल यह है कि फ्री देते रहेंगे पूरी जिंदगी भर। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। इसके 3 चरण है परीक्षा के, मुझे लगता है हर किसी को पता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। और इसमें बड़ी मजेदार बात है बेटा कि जैसे जैसे आगे की ओर आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी तैयारी का समय घटता जाता है, यानी आपको मौका नहीं दिया जाता। प्री की तैयारी करते हैं, आपके पास ठीक ठाक अवसर होता है, समय होता है, साल भर का मौका होता है। लेकिन अगर प्री क्वालिफाई कर गए तो मेंस तक जाने के लिए आपके पास बहुत कम समय दिया जाएगा, और अगर मेंस क्वालिफाई कर गए तो इंटरव्यू के लिए बहुत कम वक्त होता है। क्लियर है। तो आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है दिल्ली में, इलाहाबाद में, यहाँ वहां 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इंटरव्यू की कोचिंग कराते हैं। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, और कोई 1 हफ्ते में अगर आपका व्यक्तित्व बदल देता हो तो वो जादूगर है, कोई नहीं बदल पाएगा। व्यक्तित्व हम जिंदगी भर बनाते हैं। आपके बोलने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आपके बैठने का तरीका आप जिंदगी भर सीखते हैं। तो 1 हफ्ते में क्या करेंगे, थोड़ा मॉक इंटरव्यू, 1-2 वीडियो रिकॉर्डिंग, और वही आपको दिखा उखा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसे होता है, व्यक्तित्व बदल लेंगे आप, बोलने का तरीका बदल लेंगे आप रात भर में। तो मुझे लगता है आप कुछ समझ पा रहे हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले, ठीक है, वो हमेशा होती रहनी है। उसके बाद मेंस की तैयारी,
और सबसे बाद में प्री की तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ उलट गंगा बहती है। तो हाँ, पहले प्री, पहले आप इंटरव्यू के लिए तैयार होइए। इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए कुछ क्लास नहीं करनी है, आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। बोलने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, 4-6 बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं, उनके सामने आप कैसे अपने आप से बातचीत कर लेते हो, सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चर्चा कर लेते हो, जैसे है कि वैसे है कि, ये सब अगर आप बार बार बोलोगे अपने शब्दों में, आपकी पूरी क्वालिटी खराब हो रही है। तो कभी आप जब बातचीत करते हो ना, तो अपने किसी परिचित से पूछिए, मेरी बातचीत करने में कुछ दिक्कत महसूस होती है, वो बताएंगे, उसको ठीक करिए। जो है कि, कुछ लोग तकिया कलाम है, हर 2 मिनट में बोलते हैं जो है कि, तो ये है कि घर जाइए। तो ये सब ना करें, सुधार करें, ठीक करें। अभी से धीरे धीरे बेटा इसको ठीक करिए। टीचर आपसे जब बात करता है क्लास में, तो आप अपनी बात को बेहतर ढंग से कहने का प्रयास करिए, सही शब्दों का प्रयोग करिए। सही शब्द का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी बोलिए, सही शब्द का मतलब अपनी बात को व्यवस्थित ढंग से कहिए, स्पष्ट रूप से कहिए। एक टीचर से आपकी प्रत्याशा होती है ना कि सर आप जिस विषय को पढ़ाते हैं बड़ी स्पष्टता से पढ़ाइए ताकि हमको समझ में आए, तो आपसे भी प्रत्याशा होती है कि आप अपनी बात भी साफ सुथरे ढंग से करिए ना, कि खाली वन वे ट्रैफिक रहेगा। आप भी अपनी बात जब कहते हैं, आपको मौका जब दिया जाता है, तो एकदम अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से अपनी बात को कहिए। शब्दों की परवाह नहीं है, लेकिन शब्दकोश तो ठीक ठाक होना ही चाहिए। और शब्दकोश अगर ठीक ठाक नहीं है, तो आप वहां पैदा थोड़ी कर लोगे अपनी वोकैबुलरी। ये जिंदगी भर का काम है। प्रतिदिन आप इंटरव्यू के लिए तैयार होइए, और हमेशा आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। कहीं आपको मौका मिले तो जरूर उसका उपयोग करिए। क्लास तो सबसे अच्छी जगह है बेटा। जैसे मैंने एक दिन हंसी मजाक में बोला था कि मैं तो यहाँ अकेले हूँ, आप लोग झुंड बना के हो, और स्थिति आप ही की खराब ज्यादा होती है जब मैं कुछ पूछता हूँ। वहां आप अकेले होंगे और एक झुंड आपका पोस्टमार्टम करेगा, फिर क्या दशा होगी आपकी? हलक सूखने लगता है, थूक वूक निकलने लगता है। अरे बेटा, किसी दिन सामना होगा, भगवान करेंगे तो, है ना? तो मुझे लगता है उस दिन सब समझ में आएगी कहानी कि क्या हाल होता है। मुझे लगता है किसी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त वही होता है जब वो इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार होता है। किसी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है और अगला नंबर आपका होता है। ये हार्ट बीट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह ठीक ठाक हो जाता है, और बस इसका इंतजार होता है कि वो कब बाहर निकला और कब हम गए अंदर और हमारा चीर-फाड़ शुरू। वो वक्त जो होता है 10-15 मिनट का ना बेटा, वो बहुत पैनिक होता है, बहुत परेशान होने लगता है। देखो, हंसी मजाक करो बेटा, जो करो, मेरी क्या बला, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। आपकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग जब खुली होगी तो पैदा हुए होंगे, है ना? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो बता रहा है ना, उसका सामना एक दिन तो करना ही पड़ेगा, उस दिन समझ में आएगी बात। तो अभी से बता रहा, तैयार होइए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखो बेटा, गुंटेनबर्ग अशांत तथ्य, गुंटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लिखने बोर्ड पे? ये कौन बता दिया आप? क्या बोले हैं? अरे भैया जी, जो बोलते हैं उसको सुनो। जब किसी का इंटरव्यू होगा तो आपको 10-15 मिनट पहले ही एक विशेष कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, अकेले, तन्हा, है ना? जो उस कमरे के बाहर होंगे आप, उसमें आकाश देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, कान लगाएंगे, क्या बातचीत हो रही है, सुनाई कुछ देगा नहीं। तो वो 10-15 मिनट, 20 मिनट जो होता है ना बेटा, वो बहुत पैनिक होता है। परेशान मत होइए बेटा, अगर सपने बड़े हैं ना तो सबका सामना हो जाएगा, और नहीं तो फिर तैयारी करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सिविल सर्विस में सिलेक्शन लेने के लिए वक्त कितना चाहिए? मैंने कहा कम से कम 2 साल, और कहा अधिक से अधिक 7 जन्म कम पड़ जाएंगे। बता तो रहे हैं, 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, और मुझे नहीं मालूम कौन वाला जन्म चल रहा है, ठीक है? तो बता तो रहे, अगर सही दिशा में नहीं बढ़े ना, तो अभी शुरुआत होती है ना बेटा, बड़ा उत्साह रहता है, और जरा सा अगर डगमगाए ना तो कहानी 2-4 साल में समझ में आने लगती है कि भैया ये 10 साल इलाहाबाद में क्या किए जो वापस चले आए।
5 साल दिल्ली में रह के क्यों लौट आए? तो धीरे धीरे समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर समझ में आता है कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो अभी से सचेत हो जाइए बेटा, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। लेकिन एक बात तय है कि सिलेक्शन लेने वाले किसी बृहस्पति ग्रह के रहने वाले नहीं है, हमारे आपके बीच के लोग हैं। तो आप में से कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आपके बीच से ही लोग हैं, और आपके बीच से ही ऐसे तमाम लोग हैं जो घर लौटेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। हकीकत यही है, सत्य यही है। सुनने में खराब लगेगा तो लगे, लेकिन सत्य तो यही है। आप ही में से कुछ लोग सिलेक्शन भी ले सकते हैं, और मुझे नहीं पता, है ना, वक्त बताएगा। चलिए बेटा, अगला लिखो बेटा, गुंटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुंटेनबर्ग असामतत्य। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं बेटा, इसीलिए मेरी ख्याति है, और मैं सही बोलता हूं, और मैं किसी की लाग लपेट की परवाह नहीं करता। लिखें, गुंटेनबर्ग असामतत्य। लिखें, गुंटेनबर्ग ने बताया कि एक निश्चित सीमा के उपरांत यस तरंगे समाप्त हो जाती हैं। सॉरी, पूरा सेंटेंस लिखो, भूकंप की यस तरंगे समाप्त हो जाती हैं। अब भूकंप अगर पढ़ा होगा थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं साहब, लिखें, गुंटेनबर्ग ने बताया कि एक निश्चित सीमा के उपरांत भूकंप की यस तरंगे समाप्त हो जाती हैं, जबकि पी तरंगों के प्रकृति में परिवर्तन आता है। जबकि पी तरंगों की किसमें बेटा? प्रकृति में, नेचर में परिवर्तन आता है। उन्होंने भूप्रवार तथा कोर के मध्य एक संक्रमणशील क्षेत्र का पता लगाया। एक संक्रमणशील क्षेत्र का पता लगाया जिसे गुंटेनबर्ग असामतत्य के नाम से जानते हैं, जिसे गुंटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? तो तथ्यात्मक तो बस इतना दिमाग में रहना है कि मोह किसके किसके बीच में है, और गुंटेनबर्ग किसके किसके बीच में है ना बेटा? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में, कि 50 शब्दों में लिखिए मोह असामतत्य। तो पहली बात कि अगर कभी जीवन में गुजरा होगा मोह असामतत्य तब तो लिख ही पाएंगे, और अगर गुजरा ही नहीं तो क्या खाक लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा छोटे 50 शब्दों में, है ना, लिखना पड़ेगा। अभी तो भूकंप नहीं पढ़ाया, और अभी भूकंप आया भी नहीं। देखने का आ तो गया सर तुर्की में तुर्की में आया हो, यहाँ तो नहीं आया क्लास में। जब क्लास में आएगा तो पढ़ाएंगे, या बड़ी हार्दिक इच्छा है तो कहीं अभी पढ़ा देते हैं। पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा दीजिए सर एक ही साथ, है ना। भूकंप जब आता है, सुन लो, खराब मुझे भी लगता है कि आपको अगर आइडिया नहीं है तो परेशान होंगे। भूकंप जब आता है ना बेटा तो धरती की कुछ गहराई में उत्पन्न, तो अब क्यों आता है ये सब मत पूछना, है ना, तो फिर आज का पूरा लेक्चर कुर्बान हो जाएगा भूकंप के नाम पे। तो भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण आता है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, उसके कुछ सिद्धांत है, वो सब बात है। तो भूकंप आता है तो एक बहुत गहराई में नहीं आता बेटा भूकंप जो आता है ये मान के चलो 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की गहराई की इर्द गिर्द ही होता है। कभी आप देखना समाचार वगैरह आता है कि भूकंप आया तो वो बताते हैं कि भूकंप केंद्र कहाँ था। अभी हम बात कर रहे हैं, घबराओ मत, थोड़ा मुझे बात कर लेने दो। जिसको हम लोग कहते हैं सिस्मिक फोकस। तो सिस्मिक फोकस धरती के अंदर का वह स्थान होता है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। वहां से दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, ये दोनों आवश्यक प्रकार की होती है, इंफ्रासोनिक होती है।
ये भी पूछा गया आपसे, भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं किस प्रकार की होती है? तो अवश्य प्रकार की होती है। अवश्य माने तो उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी। लो भैया, आप कहो कि अब ये हर्ट्ज और बता दीजिए, हम फिर फंसते चले जाएंगे ना बेटा, तो उसको ध्यान से सुनना है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है, उन्हें इंफ्रासोनिक कहा जाता है, अवश्य तरंगे कहा जाता है। इसी कारण ये तरंगे हम मनुष्य नहीं सुन पाते, क्योंकि अवश्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन पाते। हमारे सुनने की क्षमता है, छोटी क्लास से पढ़ा होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होगी आवृत्ति, उन्हें हम सुन नहीं पाते। कहाँ सुन पाते हैं भूकंप की तरंगे? जानवर सुन लेते हैं, कुत्ते सुन लेते हैं, बिल्ली सुन लेते हैं, पक्षियां सुन लेती हैं, सब सुन लेते हैं, हम ही बहरे होते हैं। अच्छा, जानवर उन्होंने पालतू है, भागने उगने लगते हैं घर और छोड़ के, और पकड़ पकड़ के बांध के रखते हो। गनीमत ये कि उसकी भाषा ना आप समझ पाते हो ना वो आपकी भाषा समझ पाता है, लेकिन मन मन गरियाता बहुत होगा, कह रहे अपने तो मर ही रहे हो, हमको काहे मार रहे हो भाई। पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि पक्षियां रात में अपने घोंसले छोड़ के उड़ जाती हैं। सामान्य रूप से पक्षियां रात में अपने घोंसले नहीं छोड़ती, कुछ निशाचर पक्षियों को छोड़ के। निशाचर माने कुछ गलत समझ रहे हैं आप, जो रात में सक्रिय होते हैं, उल्लू वगैरह इस तरह की जो पक्षियां हैं। बाकी सारी पक्षियां आकाश में उड़ जाती, कोलाहल मचाते हुए। आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता कभी, लेकिन जब तक गड़बड़ का प्रयास लगाते हैं तब तक तो गड़बड़ हो ही जाता है, तबाही मच जाती है। तो ये भूकंप की तरंगों का खेल है बेटा। धरती पर भूकंप की तरंगे जहां सबसे पहले प्रकट होती हैं, अरे भाई कहीं सबसे पहले तो आती ही होगी ना धरातल पे। तो जहां सबसे पहले धरातल पे तरंगे आती हैं, या यूं कह लें, अच्छा सबसे पहले कहां आएंगी? जो भूकंप केंद्र से सबसे नजदीक का इलाका होगा। अरे चाल चाहे जो भी हो, जो सबसे नजदीक होगी वहीं ना सबसे पहले पहुंचेंगी। तो जहां सबसे पहले पहुंचेंगी उसे कहते हैं ईपी सेंटर, भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है बेटा? धरातल पर होता है, और भूकंप केंद्र अंदर होता है। ठीक है? तो जो भूकंप केंद्र होता है वहां से दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। एक का नाम है पी तरंगे, जिसको प्राइमरी वेव भी कहते हैं। एक होती है यस तरंगे, जिनको सेकेंडरी वेव कहते हैं। पी तरंगे जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। और अगर आपने कभी साइंस पढ़ा होगा तो अनुदैर्ध्य तरंगे किसी भी प्रकार के माध्यम में चलती हैं, लेकिन यस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं, और ये तरंगे तरल माध्यम में नहीं जा पाती, तरल माध्यम के अंदर ये संचरित नहीं होती। क्लियर है? इसीलिए जहां धरती का पिघला हुआ मामला है वहां यस तरंगे गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें वो संचरित हो ही नहीं पाती, फिर उसके पार पहुंच जाती। अब ठीक है भैया, कुछ और आदेश हो तो बताएं। ये फरमाइशी कार्यक्रम है, गजल सुनाइए तो गजल सुनिए, शायरी सुनाइए शायरी सुनिए। पढ़ाई एक सिस्टमैटिक सिस्टम है बेटा, एक सही ढंग से पढ़ने की प्रक्रिया है। वैसे हम तो खड़े ही हैं फरमाइशी कार्यक्रम के लिए। बहरहाल चले आगे बढ़े। अब हम नाम बोलेंगे बेटा, उसको नोट करिएगा, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे नोट बना के लिखें। कॉनरेड अशांतत्य, कॉनरेड अशांतत्य, कॉनरेड लिख दे बोर्ड पे। कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी, अशांतत्य हो गया बेटा। बस किसके किसके बीच में ये आपको लिखना है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के। रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी, अगला रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। रैप हिंदी में भी लिख दे रहे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे कॉनरेड। कॉनरेड कहीं कॉनरेड भी लिखा आता है। रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी लिख लिया बेटा, पहले इसको लिख लो तब आगे लिखते हैं।
हाँ लिखिए, यह ऊपरी भूप्रवाह यानी अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल को विभाजित करता है। अपर मेंटल व लोअर मेंटल को क्या करता है बेटा? विभाजित करता है, बांटता है। यानी उसके बीच में भी कोई ना कोई गड़बड़ है, एक जैसे पदार्थ नहीं है, उनके डेंसिटी में डिफरेंस है। और मैंने कई दफा आपको बताया कि जहां डेंसिटी का डिफरेंस होगा वहां तरंगों का नेचर बदलेगा। समान माध्यम में तरंगे एक समान चाल से चलती है ना, माध्यम जहां बदल जाएगा, घनत्व जहां बदल जाएगा, तरंगों की चाल बदलेगी। कल थोड़ी सी बात आपसे कल मतलब सैटरडे को हुई थी कि तरंगों की चाल अगर बदलती है या तो n बदलेगा या तो लैम्डा बदलेगा, क्योंकि चाल बराबर n लैम्डा होता है। तो n बदलता नहीं, लिखा पढ़ी में तय हो गया, लैम्डा बदलता होगा, क्योंकि बिना लैम्डा बदलती चाल कैसे। अच्छा एक चीज बताओ, x इंटू वाई बराबर z है, तो गणित का छोटा सा मामला है। तो मैंने कहा इन दोनों का गुणा अगर ये है और ये अगर बदल रहा है, तो एक बात तो लिखा पढ़ी में तय है, या तो एक्स वाई दोनों बदल रहा हो, या कोई ना कोई एक तो बदल ही रहा है, नहीं तो ये बदलेगा कैसे? बोल नहीं रहे। तो अगर तरंगों की चाल बदल रही है तो लिखा पढ़ी में तय है, या तो उसकी वेवलेंथ बदल रही है, या तो उसकी आवृत्ति बदल रही है, या तो दोनों बदल रही है। तो भैया जी ये कांस्टेंट रहता है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती, तो क्या बदलती होगी? वेवलेंथ बदलती है। वेवलेंथ बदलेगी तो गुणनफल भी बदलेगा, गुणनफल बदलेगा तो चाल बदल जाएगी। तो सिंपल सी गणित है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अगला बेटा लेहमैन। लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। अपर कोर तथा लोअर कोर के मध्य, अपर कोर यानी ऊपरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जिस क्रम में ये है उसी क्रम में मैंने लिखा है। क्लियर है? ये दिमाग में रखना है। अगर बड़े बड़े में डिमार्केट करें तो पहले मोहो आएगा, फिर गुंटेनबर्ग आएगा, और छोटे छोटे में डिमार्केट करें तो पहले कॉनराड आएगा, फिर रेपेटी आएगा, फिर लेहमैन आएगा। और सबको एक साथ अगर रख लें तो पहले कॉनराड आएगा, फिर मोहो आएगा, फिर रेपेटी आएगा, फिर गुंटेनबर्ग आएंगे, फिर लेहमैन आएगा। यही पूछा था अभी यूपीएससी की परीक्षा जो हुई, इनका क्रम बताइए। अच्छा तो आपको लग रहा होगा वही लग रहा है, देख रहा तो पढ़ाने लगे। अरे हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा, यही पढ़ा रहे हैं, किसी का नोट्स मांग के देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये सब चीज तो पढ़ाना ही पड़ेगा, परीक्षा में पूछे चाहे ना पूछे। इसलिए हम थोड़ी छोड़ देंगे कि पूछा। अच्छा जो जो पूछा है वही पढ़ाएं, तो फिर अगला वही सब आएगा, जरूरी है। गिलोटिन मैंने आपसे चर्चा किया था ना, वहीं पे अखबारों में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना अखबारों में, और कल को दिखेगा परीक्षा में। तो हम परीक्षा को देख के पढ़ाते हैं क्या? मैंने आपको बताया ना गिलोटिन क्या है। गिलोटिन बेटा अब निराश होने लगते हो तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो काहे मैंने पढ़ाया आपको, और फिर क्यों हम लोगों ने पढ़ा? जब ढाक के 3 पात ही होने हैं लास्ट में, तो मतलब क्या है इसका पढ़ने का? कोई बताओ भाई। है? अभी अखबार वाली भाषा मत बोलो, जो हमने बोला है वो बोलो। अरे यार तुम्हारी भाषा तो मेरा थोड़ा टाइप की लग रही है। उधर ही हो क्या? चलो बहरहाल, जिसने क्लास अटेंड किया था बेटा वो बताएं प्लीज। एक टीचर के रूप में अगर आप यहाँ होते तो आपको कैसा लगता? ये पूरी जान निकाल के पूरी तबीयत से आपको पढ़ाया जाए, और जब आपसे पूछा जाए आप ना बताएं तो हमारे उत्साह पे क्या असर होता होगा? कभी ये तो विचार किया आपने कि आखिर पूरी
तबीयत पूरी जान से टीचर एक पढ़ाता है और आपसे जब पूछा जाए तो यही कर लेते हैं, तो फिर क्यों पढ़ने पढ़ाने का मतलब क्या बनता है? जब ढाके तो फिर अच्छा टीचर और बुरा टीचर काहे ढूंढते हो जब पढ़ना ही नहीं है आपको तो? सर जो अनुदान की मांग होती है सर। जी देखिए, कहते हैं ना कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, हनुमान जी जैसा, तो याद आता है कि अब तो बहुत हो गया, अब हम बोलेंगे। चलिए शुरू करिए। हाँ, मतलब जो अनुदान को मांग होती है, वेरी गुड। चर्चा होती है, हम्म। तो मतलब विपक्ष वाले मतलब फिर उसमें मतलब मुद्दा बनाते लगते हैं, मतलब रोक लगाते हैं। हाँ, तो बाकी मतलब एक समय निश्चित समय पर फाइल भी हो पाता है बजट में सर। कितना दिन लगभग निर्धारित रहता है? अब ऐसे तो नहीं काम चलेगा। विकल्प में पेन से तो लिखना नहीं है, जो विकल्प होगा उसी में से। तो 26 दिन निर्धारित है बेटा, है ना? याद कर लो बेटा, 3-4 बार रिवाइज करोगे। अभी 24-26 में कंफ्यूज हो, यहाँ तक तो पहुंचे ना कम से कम। अरे 24-26 तक तो मामला आ ही गया ना, वो काट दो 24 को, खाली 26 रहने दो, सही हो जाएगा। इसमें होता यह है ना बेटा कि नियम यह है कि इस अवधि में सभी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो जानी चाहिए, सभी अनुदानों मांग पे चर्चा हो जानी चाहिए और सभी अनुदानों मांगों पे मतदान हो जाना चाहिए। व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता, जैसे अभी आपने देखा, इसीलिए वो चर्चा में फिर आ गया। तो आखिरी दिन जो होता है ना, लास्ट दिन, सब कुछ पारित मान लिया जाता है और पीठासीन अधिकारी गिलोटिन का प्रयोग करता है और कह देता है कि हमने मान लिया कि सभी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो गई, और हमने यह भी मान लिया कि सब पे चर्चा हो गई, और हमने यह भी मान लिया कि सब पारित हो गई, जाओ घर अपने, खत्म करो कहानी। और सरकार तो चाहती ही है कि सारा पैसा गिलोटिन से पास हो जाए, ना कहीं प्रश्न पूछना ना जवाब देना। तो बहुत प्रासंगिक है बेटा, सतर्क रहिए। हमने आपसे चर्चा किया है और इतना मैं आश्वस्त हूं कि अभी भले ना बता पाए हो आप, लेकिन परीक्षा में अगर आएगा तो जरूर बता देंगे, विकल्पों में से याद आ ही जाएगा, है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस वाला बनाया है। हाँ, सर एक मतलब जो फ्रांस में नहीं होता है, सर जो भी आपने कहा ये गिलोटिन जो होता है ना बेटा, ये तो उस मशीन को कहते हैं यस जो गला काट देती थी। वो बनाई गई थी लोगों को मौत की सजा देने के लिए। ऊपर देखते हो ना, चाकू जैसा बना होता, गर्दन ऐसे रख देते, फिर मशीन छोड़ देते, कट जाता, तो उसको गिलोटिन बोलते हैं। स्लाइस कर देना। तो धीरे धीरे ये शब्द, फिर एक देखोगे कंगारू विधेयक होता है, दुनिया भर की चीजें हैं। देखो अभी हमको विषय पे रहने तो हम भटक जाएंगे बेटा, दूसरे तरफ चले जाएंगे। चलिए हो गया बेटा। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा मुख्य परीक्षा के लिए एक विषय जिस पे हम आपसे बात कर लें। डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षेप में बात करेंगे। अब वो आएगा सीधा सीधा 200 शब्दों में लिखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में टिप्पणी लिखिए। इस तरह के प्रश्न फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसको हर कोई लिख लेता है, लेकिन हर कोई को एक बराबर नंबर नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लिखता है। अब जैसे किसी को यही पता है तो यही लिखेगा, पृथ्वी 3 परतों में अंदर से बटी, वही लिख के जान छुड़ा के भागेगा, बाकी इधर उधर लिखे। थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक बेटा लिखना है, वो हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज जो कुछ हमारा ज्ञान है, उस पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली इसमें भूकंपों का प्रभाव तो सबसे अधिक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन जिन जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है उनका नाम लिखना होगा, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, कैसे हम समझ पाते हैं। तो लिखें, एक नोट बना के बेटा, संक्षेप में। हाँ लिखे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्न के अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान ही है बेटा, निम्न के अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है बेटा, निम्न के अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है। तो एक प्रकरण याद आ रहा मुझे, तो थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें। एक बार मेरे ऑफिस में एक बच्ची आई एडमिशन के लिए, तो बच्चों से मैं अनौपचारिक बातें थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है, औपचारिक बातें ही करता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में आप आए हैं तो वजह बताइए, ना कि हम कोई
हालचाल लेने के लिए आपको ऑफिस में बुलाएंगे। तो बच्चे थोड़ा मुझसे घबराते हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया 20 साल में। भाई ना मैं किसी को डांटता हूँ ना कुछ करता हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। तो वो बच्ची आई मेरे यहाँ, तो एडमिशन ले लिया, कुछ किया नहीं। फिर उसने कहा कि सर एक बात कहनी है आपसे। हमको बोलो बेटा। तो कहा कि डांटेंगे तो नहीं हमें। हम कहा डांटेंगे नहीं मतलब। कहा कि मैंने सुना कि आप डांटते बहुत हैं। अरे हमने कहा आपको तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे, और यही आपके फॉर्म पे लिख दे रहे हैं। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और किसी बच्चे से मेरे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं। भाड़ में जाइए ना, हमसे क्या लेना देना है। पढ़िए मत पढ़िए, हमसे क्या लेना देना है। और हम किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए तो आपको नहीं डांटते। डांटते तभी है जब मुझे ये लगता है कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल अगर मैं टीचर होता बिल्कुल, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, मैं पढ़ा रहा हूं ना। लेकिन मैं बेटा थोड़ा एक मनुष्य भी हूं, और मैं कभी गिव अप नहीं करता। कभी सरेंडर करना मैंने जिंदगी में नहीं सीखा। मैं हार नहीं मानता कभी, और मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं, और जिद हम सही दिशा में मोड़ते हैं। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से आज तक मैंने जो जो जिद किया मैंने वो किया, और बिल्कुल नहीं हारा मैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मित्र भी जिद्दी बने। और ऐसे कैसे सरेंडर कर दोगे आप कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं सीख पा रहा हूं, मुझे भूल जाता। नहीं नहीं, जिद्दी बनना है बेटा। घर बर्बाद देंगे ऐसे कैसे, हमसे बेस्ट कौन है धरती पर। तो समस्या ये है कि जब हम आपको दिल लगा के पढ़ाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, और जब हम कभी आपसे पूछते हैं आप रिस्पांस नहीं करते, तो क्या एक मनुष्य के रूप में मुझे खराब नहीं लगेगा। फिर काहे मुझे सबसे ज्यादा आक्रोश इस बात पे आता है कि जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो दुनिया भर की फिलॉसफी कि डेमो लेंगे फलाना। डेमो से कौन घबराता है बेटा। और एक बात, औकात नहीं है डेमो लेने की, हैसियत नहीं है आपकी डेमो लेने की। उड़ान वहीं तक भरेंगे आप ना जहां तक आपकी हैसियत है, अन्यथा मत लीजिएगा। मत जिसको शास्त्रीय गान का पता ही नहीं, वो एक शास्त्रीय गायक का डेमो लेगा कि राग वाग सही है कि नहीं है। अरे काखा गघा जानो तो डेमो लो। काखा गघा तो पता ही नहीं, क्या डेमो लोगे। लेकिन बच्चे आके बोलते हैं बेटा, सुनते हैं, अच्छा लगता है, चलो भाई प्रोफेशनल बाध्यता है, हाँ भी कह देते बिल्कुल आइए डेमो में। तो डेमो ले लिया, बढ़िया टीचर ढूंढ लिया, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो अब आपकी बारी है। हमारी बारी तो खत्म हुई, अब आपकी बारी शुरू होगी। काहे आपका डेमो नहीं होगा, आपका भी होगा। एक अच्छा टीचर आपने ढूंढा था, तो अच्छा बताइए भी आप, और बताना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक थोड़ी होगा कि आप खाली अच्छा पढ़ाइए और हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब बनता नहीं बेटा। लेकिन ढेर सारे बच्चों का यही है कि टीचर हमको अच्छा पढ़ाए, हम पढ़े ना पढ़े, वो उससे कुछ होता नहीं बेटा। उसी पे मुझे थोड़ा आक्रोश आता है। तो मैंने उससे कह दिया कि बेटा आप पढ़ो मत पढ़ो, टेस्ट मैं लूंगा, उसमें खराब परफॉर्मेंस करना, कोचिंग में आना नहीं आना, हम कभी आपको नहीं डांटेंगे। और डांटते इसलिए है ना कि आपसे हमारी दुश्मनी होती है। अरे आपसे लगाव होता है, अफेक्शन होता है, यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएं, इसलिए डांट देते हैं। और ये तो बड़ा अच्छा है कि हम एकदम एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुपचाप आके पढ़ाएंगे, जाएंगे, बैठेंगे अपने ऑफिस में। तो बेटा एक टीचर और एक विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो तो बना ही रहना चाहिए। एक पिता और पुत्र का रिश्ता जो है ना, कुछ वैसा रिश्ता होना ही चाहिए, इसमें थोड़ा अधिकार जरूर दीजिए। जैसे आपने कहा कि आपसे, तो हम डरावने टाइप के आदमी हैं, भूत प्रेत टाइप के आदमी हैं, हमसे डरने की क्या जरूरत। आप अच्छा बन के दिखाइए ना, मुझसे सबसे प्रिय होंगे आप। लेकिन बेहतर बनने की कोशिश तो करिए। बहरहाल चलो बेटा, तो कुछ चीजों पे हम प्रकाश डालते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। जब हम अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आजकल तो प्री में ऐसा घुमा घुमा के पूछ दे रहे हैं बेटा कि चीजें निकाल रहे हैं बाहर। तो थोड़ा नजर रखिएगा किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक तो घनत्व से हमको आइडिया लगता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। इसके अलावा प्रेशर, धरती के ऊपर जो दबाव है, वो दबाव भी कहीं ना कहीं कहानी कहता है कि धरती के अंदर की संरचना कैसी होगी। तीसरा है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ न कुछ गवाही देता है। चौथा भूकंप, इसका नंबर भले चौथा हो लेकिन सबसे अधिक सूचना यही देता है। और पांचवा है एस्टेरॉइड्स। और मुझे लगता है लिखते समय आप इसका उल्लेख कभी नहीं करोगे, लेकिन जो उल्का नहीं, उल्का अलग शब्द है, उल्का पिंड अलग शब्द है। मेटियोर अलग शब्द है, मेटियोराइट्स अलग शब्द है। डिफरेंस पता है बेटा उल्का और उल्का पिंड में? आम बोलचाल में हम कुछ भी बोल देते हैं,
उल्का बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं, दोनों में डिफरेंस सुन लो। उल्का को इंग्लिश में मेटियोर कहते हैं, ठीक है, और उल्का पिंड को मेटियोराइट्स कहते हैं। ये इंग्लिश का डिफरेंस है भाषा का। हिंदी में क्या अंतर है उल्का और उल्का पिंड? एक को खाली उल्का बोलते हैं और एक को उल्का पिंड कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं, थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी कभी रात में देखते हो आकाश में एक जलती हुई सी रोशनी है और लोग बोलते हैं टूटा हुआ तारा, है ना, उसमें तमाम किस्से कहानियां भी प्रचलित है। उसको देख के कुछ मांग लीजिए और धमाका कर लीजिए, तो ये सब। तो एक तो उल्का क्या है बेटा, वो खगोलीय पिंड, वो अवशेष जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही पृथ्वी के क्षोभ मंडल में फ्रिक्शन के कारण जल के राख हो जाते हैं, वो धरातल तक नहीं आ पाते। लेकिन कुछ ऐसे बड़े पिंड होते हैं जो रोशनी दिखाते हुए धड़ाम हो जाते हैं, आके धरती पे गिर जाते हैं, फिजिकल फॉर्मेट में धरती पे गिरते हैं। अरे धरती पे न जाने कितने उल्का पिंड मिले हैं लेबोरेटरीज में रखे हुए। तो जो भौतिक रूप, अच्छा वो भी जब आते हैं तो रोशनी वैसे ही दिखती है, प्रकाश वैसे ही दिखता है, लेकिन वो जल के खत्म नहीं होते, वरन भौतिक रूप से कुछ बचे खुचे रहते, धरती पे गिर जाते हैं, तो उनको कहा जाता है उल्का पिंड। और जो जल के रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं उनको कहा जाता है उल्का। वो फिजिकली धरती पे आके गिर नहीं पाते। ये थोड़ा साइंटिफिक डिफरेंस है बेटा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो धरती पे तमाम उल्का पिंड मिले हैं, बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड मिले हैं। तो जाहिर सी बात है जब उल्का पिंडों का अध्ययन हम लोग करते हैं तो उल्का पिंडों में लोहा और निकल ठीक ठाक पाया जाता है। बस इसी से अंदाजा लग गया कि बने तो सब साथ ही साथ होंगे, जो पार्थिव ग्रह होंगे, तो हमारा लोहा और निकल कहाँ गया? अरे कुछ तो हमारी हिस्सेदारी में भी मिला होगा, तो है कहाँ? तो इसी से अंदाजा लगा लिया कि गवाही बाकी चीजें दे रही हैं कि नीचे डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो हो ना हो वो लोहा और निकल कोर में ही होना चाहिए। वही सब ढेर सारी चीजें बेटा, थोड़ा क्रम से लिख लें। ये तो हेडिंग बना लिया ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्न से ज्ञान प्राप्त होता है ना बेटा? तो क्रम से लिखिए। पहला भूकंप ही लिख लो बेटा, क्योंकि यही सबसे धाकड़ लोग हैं। पहला क्या बेटा? भूकंप। दूसरा घनत्व, हो गया बेटा, 2 हुआ। तीसरा दाब, प्रेशर। चौथा तापमान। पांचवा उल्का पिंड, उल्का नहीं, उल्का पिंड। ये सबसे सशक्त माध्यम है बेटा, जो कहीं ना कहीं धरती की आंतरिक संरचना की गवाही देते हैं। और अब जैसे मेंस में आप लिखोगे तो इन्हीं के बारे में 2-2, 4-4 लाइन करके आपको कंक्लूड करना होगा, 200 शब्दों तक जाना होगा। तो भूकंप पे तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने थोड़ा बहुत, बाकी एक एक पे हम चर्चा कर दे रहे हैं बेटा, है ना? लिखवाएंगे तो फिर जैसा कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लिखवा भी सकते, कोई परेशानी नहीं। सुन लो, वीडियो रहेगा, देख के लिख लेना, कोई हर्ज नहीं। भूकंप तो हो ही गया। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? तो जैसा कि आपने बताया था बेटा, हर जगह लिखा है कि पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन जब ऊपर का घनत्व देखते हैं, यानी क्रस्ट की जो डेंसिटी देखते हैं, भले ये ठोस हो, ऊपर का हिस्सा जो हमारा क्रस्ट है वो क्या है बेटा? ठोस है, सॉलिड है, लेकिन इसकी डेंसिटी 3 से कम आती है, 2.7 से 2.9, इसी के रेंज में इसकी डेंसिटी, यानी 3 से कम डेंसिटी आती है। तो घनत्व कम से कम यह तो प्रमाणित कर ही रहा है कि नीचे के जो पदार्थ होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होनी होगी, क्योंकि अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं हुई तो फिर पूरी पृथ्वी की औसत घनत्व कैसे 5.5 आएगा? मेरी बात नहीं समझ पा रहे। क्लास में 3 जाने बैठे, क्लास में 3 बच्चे हैं जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। एक जाने की उम्र मैंने पूछा, बेटा क्या उम्र है? कहा 6 साल। तो कहानी तो दिख रही है, यानी बाकी जो मित्र बैठे हैं वो ज्यादा उम्र वाले हैं, तभी तो औसत 25 आया, नहीं तो कैसे? एक जन 6 साल के हैं
तो फिर एवरेज कहाँ 25 आया? तो सीधी सी बात है कि बाकी जो बचे हैं उनकी उम्र ज्यादा होगी। तो ऊपर का अगर घनत्व 3 से कम है और पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व अगर 5.5 है तो 3 ही परतों में बटा है, जिसका मतलब है कि नीचे की परतों की डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? तो डेफिनेटली डेंसिटी ज्यादा है, ये हम लोगों ने बताया और कल्पनाएं किया। थोड़ा एस्टेरॉइड ने गवाही दिया, थोड़ा ताप ने गवाही दिया, सबने मिलजुल के कहीं ना कहीं इशारा कर ही दिया कि ऐसा ऐसा मामला अंदर होगा। क्लियर है बेटा? अगला क्या है? प्रेशर। देखो, अचानक मैंने ये सब ज्ञान तो मनुष्य ने पाया नहीं बेटा। मैंने बार बार कहा, शुरू में हम लोगों को ये भ्रम था कि जैसे धरती ऊपर है वैसे ही धरती नीचे तक होगी। थोड़ा रेत वेत ये सब हो सकता है, लेकिन होगी ऐसे ही। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि जो धरातल पे चट्टाने हैं, इनके ऊपर अगर हम दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो प्रेशर बनाने से चट्टानों का घनत्व बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जब दाब बढ़ाया जाता है तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि ऊपर की चट्टानें ऐसी हैं कि जिनको दाब बढ़ाकर उतना घनत्व नहीं पाया जा सकता जितना घनत्व पृथ्वी का है। डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ये डेंसिटी दाब से बढ़ के इतना नहीं हो जाएगी कि पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 हो जाएगी। तो एक बात तय हो गई कि जिन पदार्थों से ऊपर का निर्माण हुआ है वही पदार्थ दाब बढ़ने से ज्यादा डेंसिटी के नहीं हुए, क्योंकि इन पे दाब बढ़ा के डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका मतलब है कि अंदर के पदार्थ ही अलग प्रकार के हैं, इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि इन पे चाहे जितना दबाव बनाए डेंसिटी उतनी नहीं हो पाएगी। तो कहीं न कहीं प्रेशर ये गवाही दे रहा है कि दाब बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर के भाग का घनत्व ज्यादा नहीं हुआ है, अंदर के पदार्थ ही अलग प्रकार के हैं जिनकी डेंसिटी अलग है। ठीक है बेटा? अगला क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप ही ने कल थोड़ी गलती किया था, सुधार लिया था थोड़ा, कि पृथ्वी की गहराई की ओर जाने पे सामान्यतः इन जनरल 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। इस हिसाब से अगर टेम्परेचर की ग्रोथ हम लेते चले जाए तो पृथ्वी की कोर पे लगभग 5000 डिग्री का सेल्सियस होना चाहिए। पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और यह वह तापमान है जिस पे लोहा भी पिघल जाए। बस इसी से अंदाजा लगा लिया कि पृथ्वी का जो कोर होगा वो जो भी होगा वो लिक्विड फॉर्मेट में होगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, इस हाई टेम्परेचर पे हर पदार्थों को पिघल जाना होगा, इसलिए पृथ्वी का कोर लिक्विड फॉर्मेट में होगा। फिर बाद में एक संशोधन हम लोगों ने किया बेटा, जब लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी आई तो लेहमैन ने बताया कि कोर का ऊपरी भाग खाली तरल है, अंदर का भाग सॉलिड है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना अधिक है, दबाव इतना अधिक है कि टेम्परेचर भी उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं पाता। वो आपने जो लिखा में विस्तार में हम नहीं गए। क्लियर है बेटा? एस्टेरॉइड्स, अभी मैंने बताया कि जो भी उल्कापिंड धरती पे मिले हैं उसमें लोहा और निकल प्रचुर मात्रा में है, ठीक ठाक मात्रा में है, और चूंकि जो आंतरिक ग्रहों का निर्माण हो रहा था उन्हीं के बचे खुचे पदार्थों से, जो शेष पदार्थ बच गए थे, ग्रहों का स्वरूप नहीं ले पाए, उन्हीं पदार्थों से अवांतर ग्रहों का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि सबका जो मटेरियल है कमोबेश बेसिक ग्रेडियंट तो कॉमन होना चाहिए। तो पृथ्वी पर भी लोहा और निकल तो होना ही चाहिए। तो पृथ्वी का लोहा निकल कहाँ गया? तो केंद्र की तरफ है। और जब हम ये मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं डेंसिटी भी प्रमाणित हो जाती है, टेम्परेचर भी प्रमाणित हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुल मिला जुला के बेटा इतनी चीजों से हमको आइडिया लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। कुछ आइडिया लगा ना दिमाग में? स्पष्ट भले ना लगा हो, लेकिन एक रफ आइडिया आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, क्यों है। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बनाइए, पृथ्वी की गति। आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। पृथ्वी की गति। अरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लिया ना बेटा, अब पृथ्वी पे थोड़ा सा टहल वहल के देखें, है ना, घूम घाम के कि कैसा मामला है। अब यही भूगोल मुश्किल होना शुरू होता है। तो पृथ्वी की गति पहले देख लेते हैं, और थोड़ा सा समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, समय की गणना कैसे की जाती है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। घड़ी उड़ी कैसे चलती है। एक बच्चे ने कहा घड़ी कैसे चलती है? अरे घड़ी सेल से चलती है, और किससे चलती है? नहीं, सेल से तो चली जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी।
तो सब बड़ा सिस्टम बनाया गया है बेटा, सब पे बात हम करेंगे। पहले इस पे आते हैं बेटा, पृथ्वी की गति। पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? हाँ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, दो पे बोलो, दो गति करती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दैनिक गति, रोटेशन, और एक को कहते हैं वार्षिक गति, रिवॉल्यूशन। दो प्रकार की गति करती है ना। इन दोनों गतियों से धरती पे बड़ा खेल तमाशा होता है, बहुत कुछ होता है। जो कुछ हो रहा है यही दोनों लोग तो जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? क्लियर है बेटा? तो थोड़ा लिख लो, तो फिर हम बतियाने लगेंगे तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा। थोड़ा लिख लें। पृथ्वी की गति। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की गति करती है। एक दो करके लिखिए फटाफट, थोड़ा सिलेबस भी आगे बढ़े बेटा। और हमारे मित्र का कहना था, तो आपकी जो बातें होती है बेटा वो हम आत्मसात करते हैं। जैसे हमारे मित्र का कहना था कि सर वायुदाब और भारत की जलवायु पे, वर्षा पे अगर बात करें तो दूरियां तो बहुत हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बीच में आपसे इन दोनों टॉपिक पे मैं जरूर बात कर लूं कि जो वायुदाब की पट्टियां कैसे बनती हैं और कैसे अस्थायी पवन चलते हैं, पवन ही कैसे चलते हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे जरूर बेटा, कोशिश जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए हम लोग इस इलाके में। लेकिन दो प्रकार की गति है। पहली क्या बेटा? हाँ देखो, प्रसाद जब मिलता है तो ले लिया जाता है ना। तो अभी जो कुछ मिल रहा है आपको प्रसाद है, उसको ग्रहण कर लीजिए, और नहीं तो फिर एक दिन प्रसाद खरीदना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जो मिल रहा है उसको ग्रहण करिए फटाफट। चलो बेटा, पहला दैनिक गति हो गई बेटा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेशन। वेरी गुड। और वार्षिक गति जो होती है उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले एक हेडिंग बना लो बेटा, पहले एक हेडिंग बना लो, दैनिक गति। थोड़ा डिटेल में बात कर लिया जाए। तो दैनिक गति का मतलब यही है ना बेटा कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है ना। अच्छा, तो दैनिक गति से होता क्या है? पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। दैनिक गति से रात दिन होता है। अरे तो कक्षा 5 से पढ़ रहे हैं हम लोग कि दैनिक गति से रात दिन होता है, दैनिक गति से और कुछ होता है। तो कक्षा 5 वाला ही चलेगा अभी तक, थोड़ा उसमें अपडेट करें, थोड़ा उसमें कुछ जोड़ें। हाँ, दैनिक गति के कारण, बिल्कुल दैनिक गति के कारण रात दिन तो होता ही होता है बेटा, लेकिन ध्यान रखना रात दिन की अवधि नहीं, रात दिन की अवधियों में जो अंतर आता है वो दैनिक गति के कारण नहीं आता। दैनिक गति के कारण रात दिन होता है, दैनिक गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, दैनिक गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, और इसी कारण पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी हो गई। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। देखिए, दैनिक गति के कारण निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दैनिक गति के कारण क्या बेटा? निम्न प्रभाव उत्पन्न होता है। पहला, रात दिन का होना। दूसरा, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। हर हाल में लिखिए। तो मुझे तो इसका उत्तर मिल रहा है कि कोरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है? दैनिक गति के कारण उत्पन्न, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। अभी पूछना मत बेटा क्या है ना, बस नाम लिख लो, आगे हम आएंगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। कोरियोलिस बल भी पढ़ेंगे, फेरल का नियम भी पढ़ेंगे, वाइज बेलेट लॉ भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही, ठीक है। जहां जिसका प्रसंग आएगा हम वहां खोज खोज के निकालेंगे कि भाई ये आप नाम लिया था, वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़े बेटा। हाँ, अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उत्पन्न होना। तो दैनिक गति से तीन चीजें हो जाती है। अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होना, इसी कारण पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी हो गई तथा विषुवतीय क्षेत्रों में उभार आ गया। लिख लो बेटा, लिख लो फिर से।
इसी कारण पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी हो गई तथा विषुवती क्षेत्रों में उभार आ गया। क्लियर हुआ? हाँ या ना, कुछ बोलेंगे नहीं? अच्छा, अब थोड़ा एक बात बेटा आपसे कर ले, फिर हम आते हैं। एक नोट बनाएंगे आप, और नोट बना के लिखेंगे दिन की अवधि, यानी जो एक दिन होता है उसकी अवधि कितनी होती है। तो एक नोट बनाइए, नोट बना के लिख लीजिए दिन की अवधि। यानी दिन होता कितना बड़ा है। एक्चुअल में बेटा दिन, कई बार आपसे मैंने चर्चा कर दिया, 3 प्रकार के दिन होते हैं। आज ये भी पोस्टमार्टम करेंगे कि काहे 3 प्रकार के दिन है। जब धरती एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे, तो उसी को ना दिन कहते हैं लोग। अब बेवजह सीरियस हो रहे हो, जहां सीरियस होना हो वहां होना। अब अभी हर जगह सीरियस हो जाना ठीक बात नहीं है। दिन माने क्या होता है बेटा, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा ले तो इसी को दिन कहते हैं ना। तो 3 तरह का दिन कैसे हो सकता है? 3 अलग अलग टाइम काहे लगता है धरती को? एक यानी कह रहे हैं सोलर डे, एक तो कहा जा रहा है साइडेरियल डे, एक कहा जा रहा है लूनर डे, एक यानी कह रहा है कि नहीं नहीं हमने जो देखा तो 24 घंटा लगा एक चक्कर लगाने में। एक यानी कह रहे हैं ना हमने जब देखा तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगा। एक यानी कहा नहीं, दोनों झूठे, हमने देखा तो 24 घंटे 52 मिनट लगा। अरे भाई, एक बात होता है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में बेटा जो समय लगा होगा वो तो कोई एक ही होगा ना। ये तरह तरह का समय काहे बता रहे हैं लोग भाई? तो अगर तरह तरह का समय बदल रहे हैं तो कुछ न कुछ मामला तो गड़बड़ है। या तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो तीनों सही बोल रहे हैं। तो तीनों अगर सही हैं तो ऐसे कैसे? धरती पे एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा तो लगेगा ही लगेगा भाई। तो सापेक्ष का अंतर है, डिफरेंस का अंतर है, वो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, पहले तीनों दिन का नाम लिखिए। मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं बेटा, नहीं गलत सलत लिख लोगे आप। पहले को कहते हैं सोलर डे। नहीं, कोई पहला नहीं है, किसी को पहले नंबर पे लिख लो, कोई हर्जा नहीं है, हम लिख रहे हैं पहले नंबर पे। क्या बेटा? सोलर डे। इसको हिंदी में कहते हैं सौर्य दिवस, सौर्य दिवस। दूसरे को हम लोग कहते हैं साइडेरियल डे। इसको हिंदी में कहते हैं नाक्षत्र दिवस। क्या कहते हैं बेटा? नाक्षत्र दिवस। और तीसरे को कहते हैं लूनर डे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? चंद्र दिवस। क्लियर है? इनके आगे इनकी अवधियां भी जरूर लिख लो। नाम तो परिचित हो ही गए, एक के नीचे एक ही ना लिखे हो, जगह होगा बची है ना एक आध शब्द लिखने की। तो इसके आगे लिखो 24 घंटे। सौर दिवस की अवधि पूरा पूरा कितना बेटा? 24 घंटे की। नक्षत्र दिवस की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4। एक्चुअल में जानते हो हमारा भरोसा इसी पे ज्यादा रहता है, जानते हो क्यों? बड़ा एक्यूरेट है, सेकंड वकेंड भी बोल दिया गया तो हमें लगता है कि ये वाला बड़ा सही होगा। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। और तीसरा है चंद्र दिवस, लूनर डे। इसकी अवधि कितनी है बेटा? 24 घंटे 52 मिनट। घटा बढ़ा नहीं सकते आप ना हम। 24 घंटे 52 मिनट।
तो ये सब क्या है मामला बेटा, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा, या अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो थोड़ा सा बात कर लो, देखें आपका तरीका क्या है। कोई बताने की स्थिति में है? हाँ। जो अपने आज को जो ड्यूटी है, मेरा वीडियो देखा कि नहीं? देख लेना चाहिए था। हाँ, चलो बोलो। माने हमारे स्तर से हमारे ऊपर ही हमला करो, तो गुरु तो यही चाहता है ना, जिस दिन आप हमसे बहस करने लगोगे ना, उस दिन आपकी पढ़ाई पूरी हुई। जब आप हमसे डिबेट करने की दशा में आ जाएं, हमसे बातचीत करने की दशा में आ जाएं, उम्मीद तो यही होती है हमारी कि हम आपको उस लेवल पे बनाएं कि आप हमसे डिबेट करने लगे, तब ना चरम हुआ हम लोगों का। हाँ, प्रयास करें। फिर जब अपने आज को ड्यूटी है, एक चक्कर जब लगाती है तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा सा। हाँ, तो बढ़ने दीजिए, फिर क्या होगा? हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं, आप कब बोलोगे हम कबूतर समझ लेंगे, लेकिन आप अभी मुद्दे की ओर आ नहीं रहे हो। एक बात मुझे समझ में आ रही कि इन सब चीजों का कहीं ना कहीं दिमाग पे असर तो है, लेकिन मामला बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। 365 डिग्री सर घूमने में, सर 360 डिग्री घूमने में 365 दिन लग जाना है। मतलब कि एक दिन में 1 दिन से लगातार घूम रही है। सर जी यहाँ पर 4 मिनट का अंतर है, 1 दिन में 4 मिनट का है, तो सर ये कैसे होता है? ये हम कैसे मान लें भैया 4 मिनट होता है? जबरदस्ती मनवाओगे हमसे? नहीं, जो कुछ होगा सब ठीक है, पढ़ा है बच्चे ने, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, बच्चे कहते इसीलिए नहीं बताते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक होना चाहिए। देखो, सौर दिवस में यह माना जाता है कि हम पृथ्वी को स्थिर मान लें, यानी पृथ्वी की वार्षिक गति जो हो रही है उसको हम 0 मान लें, क्योंकि पृथ्वी दोनों गति साथ कर रही है ना बेटा, अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी बढ़ रही है। इसमें यह कहा गया कि अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी वार्षिक गति ना करे, सिर्फ अपने ही स्थान पे रुक के एक चक्कर लगाए, तो 24 घंटे लगेगा। पता नहीं समझ पाए कि नहीं? पृथ्वी वार्षिक गति को 0 मान लें, पृथ्वी अपने ही स्थान पे रुके, खाली दैनिक गति अगर करे, तो कोई बिंदु जो सूरज के सामने है, उस बिंदु को दोबारा सूरज के सामने आने में पूरे के पूरे 24 घंटे लगेंगे। हाँ या ना? लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि पृथ्वी रुक के पहले एक चक्कर लगा लेती है, फिर चक्कर लगा के कहती कि अरे तो वार्षिक वाला भूल गए थे, चलो थोड़ा आगे चलते। ऐसा तो कूद के नहीं, दोनों गति एक साथ होती है। और बिल्कुल हमारे मित्र ने सही बताया कि जब हम सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घूमते हैं। अरे किसी बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होगा? 360। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री वो चक्कर घूम लेती है। क्लियर है बेटा? अब 360 डिग्री सही बताया हमारे मित्र ने कि 360 डिग्री घूमने में 365 दिन लगता है, सामान्य रूप से 366 भी लग जाता है, तो 365 दिन लगता है। क्लियर है? एक बच्चे ने कहा कि यही ना गड़बड़ी कर दिया धरती ने, 360 दिन में एक चक्कर लगा ली होती तो कैलकुलेशन आसान रहता कि 360 दिन में 360 डिग्री, तो एक दिन में 1 डिग्री, जल्दी जल्दी गुणा भाग कर लेते, या तो बवाल हो गया कि 365 दिन में 360 डिग्री। क्लियर है? तो इसका मतलब तय है कि पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सॉरी सूर्य की कक्षा में 24 घंटे में लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ती। अरे तभी ना 365 दिन में भैया जी 360 डिग्री घूमती है। तो यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर, पता नहीं आप समझ पा रहे हो? हाँ कर रहे हो। जैसे ये है ना बेटा सूर्य, तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है ना, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में पृथ्वी 1 डिग्री कम से कम आगे बढ़ जाती है। डिग्री की बात हो रही है, बाकी किसी चीज की चर्चा नहीं हो रही है। एरियल क्षेत्र भूल जाना, तो 1 डिग्री तो बढ़ रही है लगभग। ऐसे ही 360 दिन में तभी चक्कर हो पाएगा। अब जो आपने बताया उसका भी जरा गणित समझ लो। एक चीज बताइए, हम आपसे कह दें कि एक चक्कर लगाइए आप अपनी जगह पे खड़े होके,
हम कह नहीं रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम यही कहते हैं कि बेटा हम खड़े हैं, आप एक चक्कर लगाइए, तो आपका चक्कर कब माना जाएगा? मैं कब मानूंगा? जब आपका मुंह दोबारा मेरी ओर हो जाएगा तब ना मैं चक्कर मानूंगा, आया ना? और इसी बीच में हम बेईमानी पे आमादा हो जाए तो, जैसे हम कहे चक्कर लगाइए, ये बेचारे अब धीरे धीरे घूम रहे हैं, और जैसे हम देखें कि इनका मुंह पीछे की ओर हो गया, बस हम अब यहां से यहां आके खड़े हो गए। अब गड़बड़ ये होगी कि ये सामने जब आए तो चक्कर तो हो गया, ये मेरी ओर देखेंगे बड़ी हसरत से कि सर हो तो गया, हमको कहाँ हो गया, मेरी ओर मुंह करिए ना पहले। आपका मुंह जब मेरी ओर दोबारा होगा तब में चक्कर हम मानेंगे, और हम ही लगे घूमने आपके साथ साथ, तब दिन भर चक्कर नहीं पूरा होगा। बोल नहीं रहे भाई, शर्त यह है कि आपका मुंह मेरी ओर आए तो चक्कर होगा। इसमें धरती क्या ड्रामा कर देती है, अब धरती का जरा ड्रामा देखो। 24 घंटे में धरती भी 360 डिग्री घूमती है, और इसीलिए सौर दिवस बताया गया। सौर दिवस इसीलिए बताया गया कि सही में 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी वार्षिक गति को अगर 0 मान लें तो 360 डिग्री घूमने में पूरा का पूरा 24 घंटे लगता है। उसी की जरूरत होती है तो हम फिर ये नक्षत्र दिवस बता पाते हैं। तो अब आप बताइए, आपको पता है कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 24 घंटे। तो इतनी तो गणित किसी को आती है कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 5 पेन का मूल्य 10 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य बताइए, तो 5 से भाग देते हो ना। गणित में जिसको 1 बनाना होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, तो इसको 1 बनाना है ना, तो इसे डिवाइड करेंगे। तो 1 डिग्री चलने में कितना बेटा? 24/360, क्योंकि ये घंटे में है इसलिए इसको बना लें मिनट में। क्लियर है? यानी 1 डिग्री को घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट। एक चीज बताइए कि 24 घंटे में जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, बोले उतनी देर में कक्षा में भी तो 1 डिग्री आगे बढ़ गई। बोल नहीं रहे। तो होता यह है कि पृथ्वी का कोई स्थान 1 डिग्री पहले ही सूरज के सामने आ जाता है। वो इस वजह से होता है कि वार्षिक गति कर रही है। अब हो क्या रहा है कि ऐसे ऐसे घूम भी रहे हैं और चक्कर भी लगा रहे हैं, तो होता यह है कि उतनी देर में 24 घंटे में 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो पृथ्वी 360 के पहले ही उस व्यक्ति के सामने या उस स्थान के सामने आ जाती है। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर अपने स्थान पे रुकी होती तो एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री होता। चक्कर हम यहां से देख रहे हैं, अब ये इसी बीच में घूम भी रही है और इधर भी बढ़ रही है। तो गड़बड़ी ये हो जाती है कि पृथ्वी का कोई स्थान चक्कर लगने के पहले ही सामने आ जाता है। जैसे हम इनसे बोले चक्कर लगाइए, और ये चक्कर लगाने में यहां के खड़ा हो जाऊं, तो चक्कर लगाने के पहले ही चक्कर मान लिया जाएगा, क्योंकि अब मुंह आपके सामने हो गया। बस यही गड़बड़ी हो जाती है धरती के साथ, क्योंकि 1 डिग्री को धरती को भी घूमने में 4 मिनट लगता है, क्योंकि 1 डिग्री का पूरा मामला है नहीं बेटा, क्योंकि 24 घंटे में धरती 1 डिग्री थोड़ी एक्सिस पे घूम पाती है। अरे 360 डिग्री घूमने में 360 दिन नहीं, 365 दिन लगता है। तो 1 दिन में 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री से थोड़ा सा कम। अगर पूरा 1 डिग्री घूमी होती, यानी धरती ऐसे पूछेगा, अगर वर्ष 360 दिन का होता तो नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती? अब ये सब ऐसे प्रश्न है ना बेटा, कि रट वट के तो नहीं ही बता पाओगे, बिल्कुल तय जानो। अगर समझे हो तो बता दोगे। अगर हमारा वर्ष 360 दिन का होता, 360 डेज का होता, तो नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती? तो 23 घंटे 56 मिनट का होता, क्योंकि सीधा सीधा 1 डिग्री घटाते, और 1 डिग्री माने 4 मिनट घटाते। हम 4 मिनट घटाए हैं? अरे 4 मिनट घटाए होते तो फिर 4 सेकंड कहां से आ गया? 23 घंटे 56 मिनट ना आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, क्योंकि पूरा पूरा 1 डिग्री नहीं हुआ है, 1 डिग्री से कम हुआ है, तो पूरा पूरा 4 मिनट कैसे घटा देंगे? समझ पा रहे हैं बेटा? कुछ के तो सर के ऊपर से बाउंस करके निकल रहा है।
क्लियर हो रहा है बेटा कुछ लोगों के लिए? यानी गड़बड़ी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि पृथ्वी तो एक चक्कर 24 घंटे में लिखा पढ़ी में लगाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पृथ्वी रुक के चक्कर नहीं लगाती। और चक्कर तो हम तब बोलेंगे जब सूर्य के सामने पृथ्वी का कोई स्थान दोबारा आ जाए, तो दोबारा आने में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो दैनिक गति भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो लगभग 1 डिग्री पहले ही धरती का कोई स्थान सूरज के सामने दोबारा आ जाता है, और ऐसा वार्षिक गति की गड़बड़ी की वजह से हो जाता है। इसको हम लोग वास्तव में जो दिन की अनुभूति होती है बेटा, वो साइडल डे वाली होती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के बाद धरती का कोई बिंदु सूर्य के सापेक्ष पुनः उस स्थिति में आ जाता है। नहीं तो आता कितनी देर में? पूरे 24 घंटे के बाद आता। हो गया बेटा? अब आइए भैया जी, ये 24 घंटे 52 मिनट वाला खेल क्या है? तो उसका थोड़ा डायग्राम से देखो बेटा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे ऑफिस में आके व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा, अज्ञानता लेके घर मत जाइएगा, है ना? अब खेल खत्म हो जाए। कुछ घबरा रहे हैं कि सर डांटेंगे नहीं ना, फोन करके पूछ लेना, है ना? फोन नंबर है, फोन करके पूछना, सर बताए क्लियर नहीं हुआ। अब थोड़ा चंद्र दिवस देख लेते हैं बेटा। तो चंद्र दिवस का क्या मामला है? ये पृथ्वी है, बोले, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। उस बार तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, इस बार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा के सापेक्ष हमारी दिन की अवधि कितनी होती है? इसका मतलब कि धरती का कोई बिंदु चंद्रमा के सामने उसी स्थिति में पुनः कितनी देर के बाद आएगा? तो एक बात थोड़ा इसको समझिए बेटा, ये थोड़ा सा मामला टिपिकल नहीं, टिपिकल कुछ नहीं होता। मुझे तो आज तक, भाई इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, भूगोल पूरा पढ़ाते हैं, 2.5-3 महीना मुझे लगता है अपने बच्चों को पढ़ाने में, तब जबकि 2-2 घंटे का लेक्चर होता है। मैंने तो आज तक किसी बच्चे को परेशान होते हुए नहीं देखा। कोई इलाका ऐसा हो जहां वो परेशान हो रहा है? कोई है ही नहीं पढ़ाई में मुश्किल बेटा। बस एक शर्त होती है कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाए, सही ढंग से बच्चों को बताया जाए। कहीं कोई मुश्किल है ही नहीं है बेटा पूरी पढ़ाई में। लेकिन टीचर ही हाथ पांच कर दे, टीचर ही कंफ्यूज होने लगे, तो उधर तो सो जाएंगे बच्चे। बिल्कुल तय जानो, ठीक है। देखो जरा, पृथ्वी तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा ही रही है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। अब पृथ्वी का यह बिंदु चंद्रमा के सामने है ना बेटा? मान लीजिए ये वाला बिंदु है चंद्रमा के सामने, ठीक है। अब ये बिंदु मान लो ये एक्सिस है, तो ये पुनः घूम के यहाँ पहुंचेगा कितनी देर में? 24 घंटे। अरे 24 घंटे ही अवधि है, गड़बड़ी हो जाती है, इस वजह से 23 घंटे 56 मिनट आ रहा है। तो ये पहुंचेगा, और पहुंच गया तो एक चक्कर हो गया ना। लेकिन चंद्रमा कहेगा कहां हुआ, मेरे सामने आओ पहले। इस 24 घंटे में चंद्रमा भी तो निकल लेगा अपने रास्ते पर, आया ना? या चंद्रमा यहीं रुक के कहेगा कि आप थोड़ा एक चक्कर लगा लीजिए, हम पहले कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा होगा? चंद्रमा उस 24 घंटे में जितना भाग सकता होगा उतना भागेगा, और चंद्रमा भाग के चला आएगा यहां। और धरती का ये बिंदु जब यहाँ 24 घंटे में आता है तो मालूम चलता है साहब नदारत है ही नहीं है। तो आप एक चक्कर कह लो ना इसको, चंद्रमा मानेगा? चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं मानेगा। कहां चक्कर हुआ, मेरे सामने आओ ना दोबारा। और एक दिन में चंद्रमा लगभग 13 डिग्री अपनी एक्सिस पे आगे बढ़ जाता है 24 घंटे में। कितना बेटा? 13 डिग्री। और मुझे लगता है कैलकुलेशन आपको पता है, 13 गुणे 4 52 मिनट, है ना? यानी धरती को 13 डिग्री और चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तब वो बिंदु फिर चंद्रमा के सामने आता है। इसलिए चंद्रमा के सापेक्ष जो दिन की अवधि होती है वो 24 घंटे 52 मिनट की होती है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सबकी क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या है? 28 घंटे का हो, हमसे क्या लेना देना, इसकी कहीं जरूरत है? देखो एक बात, कि अगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती बेटा तो हम मनुष्य बिल्कुल पागल पागल है नहीं। अनर्गल चीजें ना हमको पढ़ना है, ना उसकी हमारे पास फुर्सत है।
अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी आवश्यकता तो बहुत है। चाल से ही हर काम चल जाता था तो वे काहे क्रिएट किया? जब हर चीज चाल से मैनेज हो जाता था स्पीड से, फिर वेलोसिटी काहे क्रिएट किया हम लोगों ने? जाहिर सी बात है, चाल से हर काम नहीं चलता होगा, इसलिए वेलोसिटी की कल्पना करनी पड़ी। दूरी से हर काम नहीं हो पाया, इसलिए विस्थापन की कल्पना करनी पड़ी। नहीं तो दूरी में क्या परेशानी? तो हर चीज डिफाइन होना पड़ेगा ना बेटा। सागरों में जब उतरोगे ना तो बिना चंद्रमा के गुजारा नहीं होगा। ज्वार भाटा जब पढ़ोगे ना, सागर के जल का विस्थापन पढ़ोगे ना, तो बिना चंद्र दिवस के गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि ज्वारों पे सबसे अधिक नियंत्रण चंद्रमा करता है। बोल नहीं